नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मुद्रा की माँग के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डाला था और हमने क्लासिकल कीनशियन पढ़ते हुए पोस्ट कीनशियन जो मुद्रा की माँग के सिद्धांत है, उसको देखा है। इसी के तहत आज हम पोस्ट कीनशियन जो अप्रोच है मुद्रा की माँग के सिद्धांत के संदर्भ में, उसको पिछले वीडियो में मैंने पोस्ट कीनशियन क्या मुख्य बात उभर करके आई है, ये डिस्कस किया था। आज मैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए मुख्य रूप से बॉमेल के मत को, जिसको टॉबिन और बॉमेल के मत को एक साथ करके देखें तो वो दरअसल पोर्टफोलियो डिमांड थ्योरी के रूप में हमारे सामने सिद्धांत के रूप में है। उसको हम यहाँ पर आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जो जॉन मेनार्ड किन्स का मुद्रा मांग का सिद्धांत है, उन्होंने मुद्रा की मांग को लोग क्यों करते हैं, इसको 3 मोटिव्स में लेकर के विभाजित किया। सौदा उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। सौदा और सतर्कता उद्देश्यों को मिलाकर के उन्होंने एक बनाया, जिसको उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव्स, और इसको आय का धनात्मक फलन माना। और तीसरा जो उनका मुद्रा की मांग का कि लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, तीसरा सिद्धांत उन्होंने सट्टा उद्देश्यों को लेकर के की। और उन्होंने ये कहा कि लोग या तो नकदी रखते हैं अपने पास या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, और बाजार में होने वाले ब्याज की दर में परिवर्तनों का अनुमान लगा करके वो कैपिटल गेन प्राप्त करना चाहते हैं या कैपिटल लॉस से बचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये बात निकल कर के आया कि कीन्स ने मुद्रा की जो सौदा मांग है उसको तकनीकी आधार पर निर्धारित किया और ये कहा कि यह ब्याज की दर से प्रभावित है और आय के स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित है। जबकि सट्टा मांग को उन्होंने इकोनॉमिक चॉइस के रूप में माना और उन्होंने कहा कि जो अपने पास लोग नकदी रखते हैं, उसकी अवसर लागत वस्तुतः ब्याज आय की प्राप्ति, अन्यथा में ब्याज आय की प्राप्ति हो सकती है, तो उससे वंचित होने के रूप में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ब्याज के रूप में जो आय प्राप्त होती है उससे वंचित होते हैं। तो ये इकोनॉमिक चयन करना है कि आपको अपने पास नकदी रखनी है सट्टा उद्देश्य के लिए, या बैंकों में पैसा जमा कराना है, बॉन्ड्स में पैसा लगाना है। तो ये उनका एक प्रकार से चॉइस है। ये माना गया है कि कीन्स ने जो विश्लेषण किया है वो एक प्रकार से द्विविभाजन कर दिया, तकनीकी आधार पर और इकोनॉमिक चॉइस के आधार पर, जो सही नहीं है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि बॉमेल, टॉबिन और जॉनसन, गुरले शाह और मिल्टन फ्रीडमैन ने पोस्ट कीनशियन अपने मत दिया। आज हम मुख्य रूप से बॉमेल के मत को बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस मैं करना चाहूँगा। और ये आप जो सामान्य ग्रेजुएशन की बुक है उसमें बहुत कम रूप में दे रखा है, इसलिए मैंने इसको चाहा कि आपको अच्छी तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूं। ये वस्तुतः मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी राणा एंड वर्मा की बुक से मैं आपको
यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। बोमेल का मत दरअसल 1952 में आया, और उनकी जो पुस्तक है वो द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर केस एंड इन्वेंटरी थ्योरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि मुद्रा की जो सौदा मांग है, पूर्व में ये माना गया कि इनके द्वारा कि ये ब्याज की दर से प्रभावित है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इसका सौदा उद्देश्य के लिए जो नकदी रखी जाती है उसको ऑप्टिमम लेवल पर रख करके देखें कि भाई जितनी जरूरत है उतनी रखें, और वो बेस्ट अनुमान वो लगा सकता है कि उसको कितने कितने ट्रांजैक्शन एक निश्चित अवधि के दौरान होते हैं, तो कितना पैसा हमें जरूरत है। और यदि मान लीजिए कि बीच में ज्यादा जरूरत है तो निकलाई जा सकती है। तो इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो लोग अपने पास रखते हैं, उसके लिए वो एक इन्वेंटरी बना सकते हैं, एक स्टॉक बनाते हैं, आदर्श स्टॉक बना करके, और इसका तय किया जा सकता है। तो ये उसका प्रमुख सिद्धांत है, और उनकी जो मुख्य एस्टेब्लिशमेंट है वो ये है कि सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर से भी प्रभावित होती है। सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का जो तकनीकी आधार से अलग अलग किया गया है, इन दोनों को ही ब्याज की दर से संबंधित करने पर महत्वपूर्ण रूप से इनका एकीकरण वो करने में सफल हो जाते हैं। तो ये इनका प्रमुख निष्कर्ष है। अब हम ये देखें कि क्या किन मान्यताओं के तहत बोमेल अपने सिद्धांत को रखते हैं। देखिए, एक तो उन्होंने ये कहा कि पहली मान्यता उसकी यह है कि सौदों की मात्रा कितनी होगी एक निश्चित अवधि के दौरान, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसमें यह बात छुपी हुई है कि बॉन्ड बाजार में बॉन्ड्स बाजार परफेक्ट है और बॉन्ड्स का निरंतर लेन देन चलता रहता है। तो जो बॉन्ड बाजार परफेक्ट है, दूसरी मान्यता पहली मान्यता को स्पष्ट कर रहा है कि जो बॉन्ड बाजार है वो परफेक्ट है, परफेक्ट कम्पिटिटिव है। वहां पे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जो बेचना चाहता है वो बेचे और जो खरीदना चाहता वो खरीदे। तो अपने बॉन्ड्स को मुद्रा में आसानी से बदला जा सकता है और मुद्रा को बॉन्ड्स में आसानी से बदला जा सकता है। इतना इस प्रकार से एक परफेक्ट मार्केट है। तीसरी इनकी मान्यता यह है कि नकदी को धारण करने के लिए दो प्रकार की लागतें होती है, एक ब्याज लागतें और गैर ब्याज, दूसरी है गैर ब्याज लागतें। ब्याज लागतें दरअसल यदि आप वो पैसा जो अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं, यदि आप नकदी के रूप में नहीं रखते तो उसको बैंकों में जमा कराते, बैंकों में जमा कराते तो ब्याज आय की प्राप्ति होती। ब्याज आय की अब यदि आप नकदी रखते हैं तो ब्याज आय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये एक प्रकार की ब्याज की लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी ब्याज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नकदी रखने की। दूसरी उन्होंने जो नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसमें ये कहा कि नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट के अंतर्गत जो दलाल की फीस है, जो बॉन्ड्स का लेन देन करते हैं, जिसके पास जाकर के आप बॉन्ड्स का लेन देन करते हैं, तो बॉन्ड्स के लेन देन करने में जो इसका दलाल है उसकी फीस दी जाती है। अब एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित फिक्स आप तय तय कर लेते हैं, तो फीस भी निश्चित है। डाक के खर्च और अकाउंट्स रखने के खर्च, ये नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो दो प्रकार की कॉस्ट हुई नकदी को अपने पास रखने की लागत, एक तो ब्याज लागत और दूसरी गैर ब्याज लागत। दो प्रकार की लागतें इन्होंने कही। दूसरा चौथी इनकी मान्यता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान ब्याज की दर स्थिर है, क्योंकि ब्याज की दर स्थिर रहते ही यहाँ पे बॉन्ड्स के साथ उसका रिलेशन है, तो मतलब बॉन्ड्स की प्राइस भी एक स्थिर रहने वाली है। तो यहाँ पर केन्स की मूलभूत जो सट्टा देश से है, उससे कुछ ये डिपार्चर है। एक प्रकार से उसकी मान्यता
का वायोलेशन है, लेकिन ये ऐसा कहते हैं कि ब्याज की दर स्थिर रहती है। पांचवी मान्यता है कि गैर ब्याज लागत के कुछ तत्व राशियों के आकार के साथ बढ़ते रहते हैं, मतलब जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो जो नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन सामान्यतः हम अनुमान कर सकते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसकी एक निश्चित राशि भी होती है। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी लागत नॉन, जैसे दलाल को दी जाने वाली फीस है वो भी बढ़ जाएगी। एक समावधि के दौरान सौदों का मूल्य दिया हुआ है, मतलब कितने सौदे एक निश्चित अवधि के दौरान किए जाने हैं और वो निरंतर चलते रहते हैं, मतलब कितने लेन देन आप करते हैं। जैसे मान लो 1 महीने की बात कर रहे हैं तो 1 महीने के दौरान कितने लेन देन आप कर रहे हैं, ये निश्चित है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यदि आपके पास नकदी नहीं है, 7वीं मान्यता यह है कि नकदी नहीं है और सौदे संपन्न करने हैं, तो और नकदी क्यों नहीं, क्योंकि आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया। तो नकदी सौदों को संपन्न करने के लिए, नकदी के लिए आप लोगों से जाकर के ऋण ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं कुछ समय के लिए, या आपके पास जो बॉन्ड्स है या जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सौदे संपन्न होने नहीं रुकेंगे, ये बात यहाँ पे स्थापित की जा रही है। इन सब मान्यताओं के तहत साल भर के दौरान जितनी नकदी निकाली जाती है उसकी मात्रा को सी कहते हैं। एक साल के समय में निकाली गई नकदी की मात्रा सी है। साल के समय में टोटल जो जाकर के बैंकों से पैसा निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, वो T/C है। टोटल नकदी कितनी निकाली जाती है वो सी है, लेकिन समय, साल के समय में मैंने 1 वर्ष के दौरान टोटल जो विड्रॉल है वो T/C है, क्योंकि फर्म हर बार मुद्रा की सी इकाइयां निकालती है, वह इस राशि की एक निरंतर प्रवाह के रूप में खर्च करती है। जब ये राशि खर्च कर ली जाती है तो उतनी ही राशि वापस जाकर के विड्रॉल कर ली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यदि 2 बार सौदे संपन्न किए जाते हैं, 2 बार जाकर के विड्रॉल किए जाते हैं, तो औसत कैश होल्डिंग कितनी होगी, ये जो टोटल विड्रॉल है उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो औसत कैश होल्डिंग क्या होगी, वो C/T होगा। नकदी को जमा रखने की वार्षिक ब्याज की लागत जो C/T है, वो नकदी आप अपने पास रखते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट R है, ब्याज की अवसर लागत है। तो C/T औसत आपकी नकदी राशि कितनी रखी जाती है C/T है, उसका R गुणा वार्षिक ब्याज की लागत है। तो वार्षिक ब्याज की, अपने पास नगद मुद्रा रखने की वार्षिक ब्याज की लागत R और टोटल जो औसत नकदी रखी जाती है C/2 उसका R फ्रैक्शन है। तो R मल्टीप्लाई बाई C/2 ये अपने पास नकदी रखने की वार्षिक ब्याज की लागत है, जहां R ब्याज की दर है। एक साल के समय में T/C विड्रॉल की जाती है। तो दलाल की फीस T/C टोटल विड्रॉल है, दलाल की फीस है, उसको B कहते हैं। तो दलाल की फीस कितनी होगी, ट्रांजैक्शन के टोटल ट्रांजैक्शन कितने हैं, बॉन्ड्स को मुद्रा में कन्वर्ट कर किए जाते हैं, वो T/C है, उसका B गुणा दलाल की फीस है। तो कुल लागत फलन को यदि हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्रसर से मैं आपको ये ग्रीक जो शब्द है, ये ग्रीक जो अल्फाबेट है इसको देखें तो ये ईटा के नाम से जाना जाता है।
ये ग्रीक लेटर है, इसको ईटा के नाम से जाता है। तो टोटल लागत को यदि निकाले, अब आपको याद हो तो पहले मैंने बताया था कि तो 2 प्रकार की लागतें होती है, इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉन इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो C/T/2 का R, ये तो इंटरेस्ट हो गई। और नॉन इंटरेस्ट ये मान लो सबको शामिल करके और दलाल की फीस को B से इंडिकेट कर दिया, तो T/C का B गुना दलाल की है। तो ये तो नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये इंटरेस्ट कॉस्ट है, इन दोनों का योग ईटा के द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पर जो ईटा है वो सौदों के लिए धारित नगद की कुल लागत है। यह आवश्यक है कि नगद का जो नकदी जो रखता है वो नकदी को न्यूनतम लागत पर रखना चाहता है, भाई वो कॉस्ट न्यूनतम करना चाहता है। इसलिए सी का एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा हमारे पास केस नहीं होनी चाहिए और तभी कॉस्ट को न्यूनतम रखा जाएगा, क्योंकि 2 चीजों के बीच में उसको तुलना करनी है। कॉस्ट को जो नकदी है उसकी रखने की कॉस्ट को न्यूनतम रखता है, और दूसरा वो बॉन्ड्स में पैसा लगाता है तो जोखिम है, जोखिम को न्यूनतम करता है, परंतु जोखिम के साथ एक्सपेक्टेड इनकम फ्लो है, इनकम को मैक्सिमम करना चाहता है और कॉस्ट को न्यूनतम करना चाहता है। कॉस्ट क्या है? नकदी रखने की लागत। तो यदि हम इसको जो ईटा के द्वारा कुल लागत है उसको सी के संदर्भ में, नकदी रखने के संदर्भ में अवकलन किया जाए तो देखिए ये ईटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं केस रखने के संदर्भ में। तो इस ऊपर वाले का D/C से इस ऊपर वाले को, इस पूरे को ब्रैकेट को बंद करके और डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन में D/DC डिफरेंशिएशन DC किया तो यहाँ पर ये जो लागत है वो BT/C² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C के संदर्भ में हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर R/2 आता है। तो यदि डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन करके देखें तो देखिए कॉस्ट के संदर्भ में ये √2BT डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। B क्या है? दलाल की फीस कॉमन रूप से, और T है वो ट्रांजेक्शन्स को व्यक्त कर रहा है, और R ब्याज की दर है। यहाँ पर कीमत, दोनों को कीमत से डिवाइड किया जाए तो रियल केस बैलेंस निकल करके आ जाएगा। और ये जो समीकरण है बड़ा रोचक तरीके से ये बता रहा है, सरल रूप में ये बता रहा है कि नकदी की सौदा मांग वास्तविक आय के साथ बढ़ती है और इसके साथ वास्तविक आय घटने पर घटती है, और ब्याज की दर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इस प्रकार से मुद्रा की सौदा मांग और परिसंपत्ति मांग, असेट्स डिमांड में जो डिक्टोमी था, द्विविभाजन था, वो अब नहीं रहा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मुद्रा की मांग का ब्याज की दर के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर समीकरण में ये देखा गया है
कि व्यापक स्तर पर सौदा मांग का पैमाने की बचतें की जाए, मतलब व्यापक स्तर पर इसका मैनेज किया जाए, तो ट्रांजैक्शन और के साथ मुद्रा की मांग समान अनुपात में नहीं बढ़ती बल्कि स्क्वायर रूट के अनुपात में बदलती है। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ क्लासिकल और किंजियन, एक लेवल के बाद में किन्स भी ये कहते हैं कि मुद्रा नकदी रखने की जो सौदा मांग है वो आय के स्तर के साथ धना प्रत्यक्ष और अनुपातिक रूप से जुड़ी हुई है। जबकि यहाँ पर बोमेल ये कहते हैं कि ये अनुपातिक नहीं है, गैर अनुपातिक संबंध है और इकाई से कम इसका मूल्य पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पैमाने की वस्तुओं के माध्यम से इन्होंने ये स्थापित किया कि सौदों के लिए मुद्रा की मांग आय स्तर के साथ साथ, जो आय से धनात्मक रूप से संबंधित है, लेकिन इकाई के समान नहीं होती है, इकाई से कम होती है। पहली बात तो इन्होंने एस्टेब्लिश की। और दूसरी बात इन्होंने एस्टेब्लिश की ये की कि मुद्रा की सौदा मांग है वो ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित है। ये इनका मुख्य एस्टेब्लिशमेंट है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बोमेल के मत की क्लासिकल और किंजियन मतों पर श्रेष्ठता, सुपेरिटी कैसे है, क्या है। बोमेल का जो इन्वेंटरी थ्योरी है वो किंजियन और क्लासिकल दोनों मतों की अपेक्षा कई कारणों से श्रेष्ठ है। क्या कारण है ये हम संक्षिप्त में यहाँ पे देखना चाहते हैं। पहला देखिए, जो असेट्स और इन पर ब्याज तथा गैर ब्याज लागतों को शामिल करके मतलब परिसंपत्तियों को शामिल किया और उन पर ब्याज और गैर ब्याज लागतों को शामिल करके बोमेल मुद्रा की सौदा मांग के सिद्धांत और पूंजी सिद्धांत इन्वेस्टमेंट जो या उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका एकीकरण कर देता है। तो जो विभाजन किंजियन अप्रोच में था वो विभाजन यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरी विशेषता है कि नव क्लासिकल लेखकों और किन्स ने मुद्रा की सौदा मांग और आय में रेखीय और अनुपातिक संबंध माना था। मतलब किंच ने माना कि मुद्रा की सौदा मांग और आय के बीच में एक लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशन है। बोमेल ने कहा कि दोनों का संबंध अनुपात से कम होता है। तीसरी बात, किन्स के अनुसार मुद्रा की सौदा मांग ब्याज की दर से निरपेक्ष, इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, जबकि बोमेल के अनुसार ये इंटरेस्ट इलास्टिक है, यानी ब्याज की दर से भी प्रभावित होती है मुद्रा की सौदा मांग। चौथी बात, किन्स के मत में मुद्रा की सौदा और सट्टा मांग में जो द्विविभाजन उपस्थित है, बोमेल ने उसको सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। वास्तविक नगद राशि है, रियल बैलेंस। पांचवी इसकी श्रेष्ठता यह है कि रियल बैलेंसेज के रूप में बोमेल का विश्लेषण प्रकट करता है कि मुद्रा भ्रांति, मनी इल्यूजन का अभाव, जबकि किन्स मनी इल्यूजन की चर्चा करते हैं और इसके ऊपर अन्य जगह पर अपना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत श्रम की पूर्ति मुद्रा भ्रमजाल से प्रभावित होती है वो कहा, और यहाँ पर भी उन्होंने मुद्रा भ्रमजाल को कहा। ये किन्स का के बाद में जो बोमेल ने अपना सिद्धांत दिया वो सिद्धांत आपके सामने था। कल हम नया टॉपिक लेंगे और चूंकि और ज़्यादा डिटेल में आपके पास नहीं है तो अगला जो मैं आपको वीडियो में लेके आऊँगा वो मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा मांग का सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संक्षिप्त में हम उसकी कल अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मास्क लगा करके ही घर से बाहर जाएं, जरूरी है तो ही घर से बाहर जाएं, अथवा घर पर अपना अध्ययन करें और जो आपको सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है उसका मैक्सिमम आप यूज करके और बुक्स पढ़ें। धन्यवाद।